नमस्कार दोस्तों, आज एक गंभीर मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ जो वर्तमान राजनीति चल रही है उसके ऊपर। दोस्तों, राजनीति और युद्ध एक जैसे होते हैं। जब आपका दुश्मन बहुत कमज़ोर हो जाए, बेबस हो जाए, हताश हो जाए, लाचार हो जाए, वो जान जाए कि आपसे जीतना मुश्किल नहीं और असंभव भी है, तो वो इस तरह से हमला करता है कि आपको चोट ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाई जा सके और वो खुद कितनी चोट खाए उसकी चिंता नहीं करता। अर्थात यूं कह सकते हैं कि वो आपकी एक आंख फोड़ने के लिए अपनी दोनों आंखों को खोने के लिए तैयार रहता है। वो मतलब किसी भी हद तक जा सकता है। अगर हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करें तो पाकिस्तान के उदाहरण से समझ सकते हैं। 1948, 1965 और 1971 के 3 युद्ध जब पाकिस्तान हार चुका बुरी तरीके से, तो उसको इस चीज़ का एहसास हो गया कि वो भारत से किसी भी तरीके से जीत नहीं सकता। भारत की जो संसाधन है, भारत की जो ताकत है, उससे कहीं ज़्यादा है। तब उसने एक अप्रत्यक्ष युद्ध लड़ने का फैसला किया, एक प्रॉक्सी वार, जिससे भारत को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। और उसने नक्सलवाद को बढ़ावा दिया, जाली नोट भेजे इस देश में, ड्रग्स भेजे, हथियार भेजे और आतंकवादी तो भेजे ही। उसने उस युद्ध के द्वारा इन 40-45 सालों में हमें जो नुकसान पहुंचाया वो इतना ज़्यादा है कि वो किसी भी युद्ध में नहीं पहुंचा सकता था। जो चौथा युद्ध हुआ, कारगिल वार, उन चारों युद्धों को मिला लें तो वो नुकसान उन जो चारों युद्धों में हमें हुआ है, इस प्रॉक्सी वार के आगे कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, इस प्रॉक्सी वार से जो हमें नुकसान हुआ वो एक तरह की पाकिस्तान की जीत है। लेकिन हालांकि इस वार के लिए, इस प्रॉक्सी वार में, इस अप्रत्यक्ष युद्ध में वो बुरी तरह से खुद भी बर्बाद हो गया। तो दोस्तों, आज जो हमारा देश का विपक्ष है वो बहुत कुछ ऐसा जान चुका है कि मोदी से राष्ट्रीय स्तर पर मुकाबला नहीं किया जा सकता। उसके पास ऐसा कोई नेता नहीं है जिसको मोदी के सामने खड़ा किया जा सके। जो उसकी राजनीति है राज्यों पे, राष्ट्रीय स्तर पर, वो मोदी का मुकाबला नहीं कर पा रहा है। तो दोस्तों, अगर हम मोदी से उसके मुकाबले की, उसके जो अभियान है विपक्ष का, कांग्रेस का और दूसरे विपक्षी दलों का, उस पर नज़र डालें तो हम देखते हैं कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले ही उनको ख़त्म करने की कोशिश की गई थी राजनीतिक रूप से। अब गुजरात दंगों की बात करें तो गुजरात दंगों में मोदी जी को किसी भी तरह से दोषी सिद्ध करने की कोशिश की गई। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने एक क्लीन चिट दी, जो फाइनल जजमेंट दिया इसके अंदर, और उसके बाद एक रिव्यू पिटीशन आई, उसमें भी एक मोदी जी को बरी किया गया। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो मामला है गुजरात दंगों का, इसमें मोदी जी को फंसाने के लिए कोशिश की गई है। उस सरकार की, वर्तमान जो तत्कालीन कांग्रेस सरकार थी सत्ता में बैठी हुई, यूपीए, उसने पूरी कोशिश की कि मोदी जी को फंसाया जाएगा, किसी भी तरीके से दोषी सिद्ध किया जा सके। तो लेकिन मोदी जी उसमें से निकल आए। अर्थात जो मोदी जी को एक दंगाई, एक हत्यारा सिद्ध करने की कोशिश की गई गुजरात दंगों के द्वारा, वो असफल हुई। इसके बाद जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो उनको मुस्लिम विरोधी सिद्ध करने की कोशिश की गई। हालांकि मुस्लिमों में अभी तक मोदी जी का समर्थन नहीं आया, लेकिन किसी भी तरीके से, किसी भी कार्यक्रम से, किसी भी नीति से, किसी भी कानून से मोदी जी को अभी तक मोदी विरोधी साबित नहीं किया जा सका है। क्योंकि हालांकि जो मोदी सरकार की योजनाएं हैं जिन 8-9 सालों में बनाई गई हैं, उनका मैक्सिमम बेनिफिट मुस्लिमों को मिला है। इसके बाद आप देखें राफेल मुद्दे में ऐसा कुछ भी नहीं था। ज़बरदस्ती से उसको घोटाला सिद्ध करने की कोशिश की, बोफोर्स के बराबर के घोटाला में। कांग्रेस ने एक तरह से कंपैरिजन में अपने जो घोटाला था बोफोर्स का, उसके बराबर लाकर खड़ा करने की कोशिश की कि जिस तरह से वो डिफेंस घोटाला था, ये भी एक डिफेंस घोटाला है। उसमें कोशिश की गई कि मोदी सरकार को किसी भी तरीके से ये साबित किया जा सके कि उसने घोटाला किया है और कम कीमत के विमान, 500-600 करोड़ के विमान 1500-1600 करोड़ में खरीदे गए हैं। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी गया, विपक्ष, कांग्रेस भी गई, दूसरों ने भी। और राहुल गांधी तो लगातार अपनी सभाओं में 2019 से पहले जो चुनाव थे उसमें लगातार बोलते रहे चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। इस तरह का नारा भी लगाया गया, कोशिश की गई कि जो मोदी जी को चोर साबित किया जा सके। और सुप्रीम कोर्ट से उनको, मोदी जी को क्लीन चिट मिली। और हालांकि जो भी डिफेंस डील थी वो इस तरह से कोर्ट में नहीं जानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी गई। तो दोस्तों,
इसके बाद अगर हम देखें, गुजरात दंगों के बाद एक जस्टिस लोया का मामला आया। वो उनकी जो मौत थी उनको अननेचुरल घोषित करके अमित शाह जी को फंसाने की कोशिश की गई, लेकिन उसमें भी वो अमित शाह बाहर निकल आए, यानी कि अमित शाह के जरिए पूरी सरकार को घेरने की कोशिश की गई। अब बात करते हैं ईडी की। ईडी का एक कानून है जिसके अंतर्गत वो आरोपी की संपत्ति को कुर्क कर सकती है, उसको गिरफ्तार कर सकती है। उस कानून का गलत इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया गया मोदी सरकार पर। इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट गए विपक्ष वाले, मोदी कांग्रेस भी गई, लेकिन वहाँ से भी क्लीन चिट मिली। अब हम बात करें जो सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण दिया गया, उनके गरीब वर्ग को, गरीब बच्चों को दिया गया, उसका भी विरोध हुआ। हालांकि जो आरक्षण मोदी सरकार ने दिया सामान्य वर्ग के, गरीब परिवार के या गरीब युवकों को, गरीब बच्चों के लिए, उससे SC ST OBC के जो रिजर्वेशन था उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर SC ST OBC के आरक्षण पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा उस आरक्षण से जो EWS को के नाम पर दिया गया, तो उसका विरोध इसलिए किया गया कि ST ST OBC के खिलाफ है, ये समझ से परे था। इसको भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, लेकिन विपक्ष को वहाँ भी हार मिली। अब बात करते हैं दोस्तों चीनी हमले की। चीन लगातार जब से मोदी सरकार आई है, और मोदी सरकार से पहले भी, वो लगातार हमले करता रहा है। सीमा पर छेड़छाड़ करना उसकी आदत है। वो ये देश, हमारे देश आज़ाद होने के बाद से लगातार जारी है। 1962 में तो उसने हमारा 30-40 हज़ार जो स्क्वायर किलोमीटर कब्जा कर लिया था। उसके बाद भी उसने 3-4 हज़ार किलोमीटर 3-4 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर कब्जा कर लिया। ये कांग्रेस शासन में हुआ। अब जो वो छेड़छाड़ कर रहा है बॉर्डर पे, वो उसका भी एक विपक्ष ने उसमें सरकार के साथ खड़े होने की बजाय चीन की तरफ खड़ा नजर आया। चीन ने जो हमला किया उसमें वो कितना हमारे क्षेत्र में घुसा या नहीं घुसा, सरकार की बात नहीं मानी गई। इसके लिए चीन की बात मानी गई। और जो विदेशी मीडिया था वो भी जब लगातार कह रहा था कि जो भारतीय सेना है उसने चीन की सेना को बुरी तरह मारा है, लेकिन उसकी अनदेखी की। जो तवांग में एक क्लैश हुआ, इसके पहले डोकलाम में और भी जगह क्लैश हो चुके हैं। कई जगह चीनी सेना के साथ भारतीय सेना की भिड़ंत होती रहती है, लेकिन उसमें भारतीय सेना सम डट कर आगे खड़ी हुई है। और जो भारतीय सरकार है, मोदी सरकार है, उसने चीनी बॉर्डर पर एक मिरर डिप्लॉयमेंट कर रखा है। मिरर डिप्लॉयमेंट एक तरह का वो है कि जितनी चीन की सेना लगी है बॉर्डर पे, उतनी सेना हमारी भी लगी हुई है। हालांकि हमारी कम सेना की ज़रूरत है, क्योंकि हम एक सेफ जगह पर बैठे हुए हैं, ज़्यादातर जगहों पर पहाड़ी इलाकों में बैठे हुए हैं। इसके बावजूद मिरर डिप्लॉयमेंट है। तो जब सरकार भी कोशिश कर रही है कि चीन का मुकाबला किया जाए, और हमारी सेना तो सक्षम है ही, अगर उसको सही तरह से लगाया जाता है तो चीन कुछ नहीं कर सकता, और वो ऐसा कर भी नहीं पा रहा। लेकिन फिर भी हमारा विपक्ष इस सरकार को लगातार घेरने की कोशिश करता है। संसद में कहता है कि चीन अंदर आ गया, चीन ने ये कब्जा कर लिया, वो कब्जा कर लिया। अब इनके सोर्स कहाँ है, क्या है, ये कहाँ से पता कर रहे हैं कि भी चीन घुस गया है और उसने कब्जा कर लिया है, जबकि कहीं मीडिया में, विदेशी मीडिया में भी ये बात नहीं आ रही है। उल्टा विदेशी मीडिया तो ये कह रहा है कि चीन को बुरी तरह से भारतीय सेना से मार पड़ रही है। अब ताइवान को देखें या ताइवान का जो मीडिया देखें, तो वहाँ पे भारतीय सेना की इतनी तारीफ हो रही है कि चीन को मारा जा रहा है बुरी तरह से। यहाँ तक कि जो CIA है, अमेरिका की जो सर्च इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो भी लगातार ये कह रही है कि चीनी सेना बुरी तरह से मार खा रही है। इसके बावजूद भारतीय सेना पर कोई भरोसा विपक्ष नहीं करता, भारतीय सरकार पर भी नहीं करता, और लगातार ये कहता है कि चीन घुस गया है अंदर और भारतीय सेना मार खा रही है। ये राहुल गांधी जी ने पीछे कहा है कि भारतीय सेना बुरी तरह से पिट रही है और ये सरकार कुछ नहीं कर रही है, कोई तैयारी नहीं कर रही है। जबकि हम जानते हैं कि भारतीय सरकार जो है बॉर्डर्स पर लगातार ऐसे ढांचे बना रही है, ऐसे सड़कें, रोड, फ्लाईओवर्स, लगातार अपने आप को, सेना को मजबूती दे रही है ताकि जल्दी से जल्दी सेना को तैनात किया जा सके युद्ध के दौरान, लेकिन उसकी कोई चिंता नहीं है। अगर हम बात करें कृषि कानूनों की, कृषि कानून जो कि बहुत सोच समझ कर लाए गए थे और बहुत बढ़िया कानून थे किसानों के लिए, लेकिन बड़ी तरीके से, बड़े सोच समझ कर इस विपक्ष ने, कांग्रेस ने और अन्य नेताओं, पार्टी के नेताओं ने ये सिद्ध कर दिया कि कृषि कानून किसानों के खिलाफ हैं। लेकिन खैर सरकार को उस किसान आंदोलन की वजह से वापस लेना पड़ा। इसके बाद हम देखते हैं कि नोटबंदी का मामला। नोटबंदी में अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है कि नोटबंदी सही थी, पूरी तरीके से कानूनी रूप से भी सही थी, और जो उसके लिए प्रक्रिया अपनाएगी वो भी सही थी।
इसके बावजूद अभी भी नोटबंदी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन मेरा अंत में यही मानना है कि जो विपक्ष है उसकी सारे हमले, उसकी सारी कोशिशें इस सरकार के खिलाफ फेल हो गई हैं, असफल हो गई हैं, और जो विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश है वो भी असफल हो गई है। इस करके जो विपक्ष है वो हताश, निराश और बेबस हो रहा है। वो जान चुका है कि इस सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ उसके लिए लड़ना संभव नहीं है। वो जान चुका है कि राष्ट्रीय स्तर पर मोदी से मुकाबला करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन सा है। तो वो 2024 का जो चुनाव आने वाले हैं लोकसभा के, वो पहले से ही मान चुका है कि उसमें उसको जीत मिलने वाली नहीं है। दोस्तों, जब विपक्ष ये जान चुका है कि राष्ट्रीय स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर मोदी से मुकाबला नहीं किया जा सकता, भाजपा से मुकाबला नहीं किया जा सकता, तो इस वजह से उसने एक नई रणनीति बनाई है। अब जब विपक्ष ये जान चुका है तो 2024 में वो जब जीतने वाला नहीं है, तो 2023 उसके लिए महत्वपूर्ण हो गया है। 2023 में अब जो विपक्ष है वो राज्य स्तर पर विधानसभा चुनाव में भाजपा को कड़ी चुनौती देने वाला है, क्योंकि अब जो विपक्ष है वो स्टेट वाइज लड़ना चाहता है। वो चाहता है कि राज्यों में अपने आप को मजबूत करे ताकि केंद्रीय स्तर पर भाजपा से मुकाबला किया जा सके। ममता जी की बात करते हैं। ममता जी ने पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं लगातार कि वो बंगाल के अंदर अपना ध्यान केंद्रित कर रही हैं। वो बंगाल से बाहर निकलना नहीं चाहती है। अब वो प्रधानमंत्री बनने का कोई सपना पाले हुए नहीं है। अब वो अपने आप को बंगाल में सुरक्षित रखना चाहती हैं, बंगाल को बचाना चाहती हैं। अब वो राष्ट्रीय राजनीति की बात नहीं कर रही हैं, अब दिल्ली में नहीं आ रही हैं और दूसरे नेताओं से नहीं मिल रही हैं। अब वो सिर्फ बंगाल तक सीमित हो रही हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि बंगाल सुरक्षित है तो वो सुरक्षित हैं। वो नहीं चाहती कि राष्ट्रीय राजनीति के चक्कर में बंगाल भी उनके हाथ से चला जाए। इसी तरह जो देखने हम चंद्रशेखर राव जी जो अभी नीतीश कुमार से मिलने गए थे, और वो भी प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनना चाहते हैं, इसके बावजूद वो अब धीरे धीरे अपने आप को तेलंगाना तक सीमित कर रहे हैं। अब अखिलेश यादव जी को देखें, वो भी अपने आप को यूपी तक सीमित कर रहे हैं। मायावती जी का भी यही हाल है। यही हाल तेजस्वी यादव का है। तेजस्वी यादव नहीं चाहते कि वो राष्ट्रीय राजनीति में जाएं, लेकिन इसके लिए वो नीतीश कुमार जी को तैयार कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो राष्ट्रीय राजनीति में उनको धक्का दे दिया जाए और बिहार अपने पास रख लिया जाए। अगर हम देखें नवीन पटनायक जी को, तो वो भी अभी अपने आप को उड़ीसा तक सीमित रखे हुए हैं। शरद पवार भी अपने आप को महाराष्ट्र तक सीमित रख रहे हैं। जहां तक सीपीएम की बात है, जिसकी केरल में सरकार चल रही है, वो भी अपने आप को केरल तक सीमित रखे हुए हैं। तमिलनाडु के जो डीएमके वाले हैं स्टालिन जी, वो भी तमिलनाडु से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जितना भी विपक्ष है वो अब अपने अपने गढ़ को बचाने में लग गया है। वो किसी भी तरीके से भाजपा को वहां तक नहीं आने देना चाहता। इधर जगन्नाथ रेड्डी वे वो भी अपने आंध्र प्रदेश तक सीमित रहते हैं। जहां तक केजरीवाल जी की बात है, वो लगता है उनको देखने से कि वो राष्ट्रीय राजनीति की तरफ जाना चाहते हैं। उनकी 2 राज्यों में सरकार है, लेकिन वो सिर्फ एक दिखावा कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि 2 राज्यों के बाद और भी राज्यों में उनकी सरकार बन सके। वो जानते हैं कि वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, लेकिन वो ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। अगर कोई बनता है इस वक्त राष्ट्रीय राजनीति के लिए जो मोदी सरकार के सामने खड़े होना चाहता है, वो सिर्फ और कांग्रेस ही बचती है। कांग्रेस ही चाहती है कि अब मोदी सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर लड़ा जाए। राहुल गांधी जी को पिछले अभी कमलनाथ जी ने कहा है कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। वो ये जो भारत जोड़ो यात्रा निकली है, उसमें से एक बात तो साबित हो गई कि राहुल गांधी जी इतने महान नेता हैं कि वो 7 डिग्री टेम्परेचर में सिर्फ टी शर्ट पहन कर चल सकते। दोस्तों, ले देकर कांग्रेस ही बचती है जो भाजपा से मुकाबला करना चाहती है केंद्रीय स्तर पर, और जो बाकी विपक्षी दल है उसका अभी कोई ऐसा इरादा नहीं है कि राष्ट्रीय राजनीति की तरफ ध्यान दिया जाए। तो लेकिन कांग्रेस ने एक जो नया तरीका सोचा है, वो कि राज्यों में अपने आप को कुर्बान करके भाजपा को रोकना चाहते हैं। दोस्तों, जो राज्यों के स्तर पर जो विपक्षी दल हैं, वो अपने तरीके से मोदी से मुकाबला करना चाहते हैं अपने राज्यों में। वो नहीं चाहते कि भाजपा वहां पर मजबूत हो, और कांग्रेस इसमें मदद कर रही है। कांग्रेस अपने आप को खुद को खत्म करके भी राज्यों के स्तर पर विपक्षी दलों को मजबूत करने को तैयार है। अगर हम देखें बंगाल में अपने आप को खत्म कर ममता जी को मजबूत कर रही है कांग्रेस। उसने दिल्ली में उसने केजरीवाल को मजबूत किया है। महाराष्ट्र में उसने शिवसेना का साथ इसी तरह से दिया। बिहार में वो आरजेडी के सामने झुकी हुई है कि किसी तरह से भाजपा को वहाँ रोका जाए। यूपी में भी वो
समाजवादी पार्टी और बीएसपी का साथ देती है, तो कांग्रेस अपने आप को खत्म कर कर भी राज्यों में भाजपा को रोकना चाहती है। दोस्तों, राज्यों के स्तर पर भाजपा नेता पैदा नहीं कर पा रही, ऐसे नेता नहीं पैदा कर पा रही है जिनके नाम पर राज्य विधानसभा में वोट मांगे जा सकें, जैसे कि यूपी में मांगे जा सकते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में मांगे जा सकते हैं, जैसे कि असम में मांगे जा सकते हैं। हर राज्यों में स्थिति नहीं है। बिहार में हालत ख़राब है, कर्नाटक में हालत ख़राब है, और भी राज्यों में जाएं तो गुजरात में भी आप मोदी जी के नाम पे वोट पड़ी है, वहाँ भी ऐसी हालत है। तो ये जो भाजपा की कमज़ोरी है, इसको वो विपक्ष जान चुका है। इसके अलावा दोस्तों, राज्यों में भाजपा को निपटाने के लिए विपक्ष ऐसे वादे कर रहा है जो भाजपा नहीं कर सकती, जैसे फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री एजुकेशन, फ्री इलाज। इस तरह के वादे भाजपा नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसको केंद्रीय सतर से ऐसा निर्देश ही नहीं है। क्योंकि फ्री की योजनाएं मोदी जी की विचारधारा के खिलाफ है, मोदी जी की सोच के खिलाफ है। इसी तरह देखें, पुरानी पेंशन योजना, उसको लाना चाहता है विपक्ष, पुरानी नई पेंशन योजना खत्म करके पुरानी लाना चाहता है, जबकि मोदी जी ये नहीं चाहते, केंद्रीय सतर पर भाजपा नहीं चाहती है। तो ये जो ऐसे वादे हैं, जैसे कि हिमाचल में अभी जो हार हुई है भाजपा की, उसकी बहुत बड़ी वजह पुरानी पेंशन योजना की वापसी की घोषणा है, और ये की भी जा चुकी है सरकार बनने के बाद। भाजपा ये नहीं करना चाहती। जो इस तरह के घोषणाएं हैं, इस तरह के जो वादे हैं, वो बढ़ चढ़कर किए जाएंगे राज्यों में, और भाजपा को वहाँ चोट पहुँचाई जाएगी। ऐसे वादे किए जाएंगे जो भाजपा नहीं कर पाएगी, और राज्य स्तर पर भाजपा को इससे चोट पहुँचाई जाएगी। अगर भाजपा राज्यों के स्तर पर कमज़ोर होती है, उसकी सरकारें राज्यों से जाती है, तो इसका असर केंद्र में होगा। ये विपक्षी दल जान चुके हैं, इस कमजोरी को जान चुके हैं कि विपक्ष को अगर मोदी से लड़ना है तो राज्यों में सबसे पहले भाजपा को हराना होगा। अगर राज्यों में भाजपा कमज़ोर होती है तो उसकी राज्यसभा में सीटें कम हो सकती हैं। अगर राज्यसभा में भाजपा का बहुमत कम होता है तो उसको केंद्रीय स्तर पर, केंद्रीय राजनीति में कानून बनाने से रोका जा सकता है। इसके अलावा राज्यों में जब भाजपा कमज़ोर होगी तो केंद्रीय स्तर पर जो योजनाएं होंगी केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की, उनको लागू करने में समस्याएं आएंगी, भाजपा को उनका श्रेय लेने में दिक्कत आएगी। दोस्तों, मेरा मानना है कि जो विपक्ष है इस चीज़ को जान चुका है। भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती अब लोकसभा 2024 नहीं है, 2023 है। उसके बाद जो होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव है उसमें होगी, क्योंकि विपक्ष अब केंद्रीय स्तर पर नहीं, राज्य के स्तर पर मुकाबला करेगा भाजपा का, और भाजपा को कमज़ोर करेगा, भाजपा को चोट पहुंचाएगा। अब भाजपा के लिए जो चुनौती है मोदी के अलावा भी है कि मोदी के सिर्फ सहारे, मोदी के भरोसे रहकर भाजपा आगे नहीं बढ़ सकती। अब भाजपा को खड़े होना पड़ेगा, अपने उन नेताओं को खड़ा करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मेरा मानना है दोस्तों, अब भाजपा के नेताओं को मोदी के ऊपर निर्भरता अपनी कम करनी होगी, राज्यों के स्तर पर नेता पैदा करने होंगे, मेहनत करनी होगी, क्योंकि अब मोदी जी के बाद क्या है इस पर भी विचार करना होगा। अब ये विचार करना होगा कि मोदी जी के अलावा कौन कौन ऐसा नेता है जिसके नाम पर वोट मांगी जा सके। राज्यों में ऐसे नेता पैदा करने होंगे जिनके नाम पर वोट मांगी जा सके। विपक्ष भाजपा की कमजोरी जान गया है, और आने वाले समय में भाजपा को वहाँ पर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। भाजपा को इसकी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। दोस्तों, मेरा चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।